हेलो बच्चों अब तक हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इम्यून सेल के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिसीजेस। कौन से? कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। हम अभी वो डिसीजेस देख रहे हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं, ऐसे कॉमन डिसीजेस जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें देखना होगा डिसीज की डेफिनेशन। तो डिसीज एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है, डिसऑर्डर है, इंजरी है जो ह्यूमन बॉडी में होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। हम उसे क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। एनी एबनॉर्मलिटी, एनी डिसऑर्डर, disturbance in malfunction of body, that condition is known as the disease. That condition is known as the disease. Disease एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से ह्यूमन के नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं या बॉडी में एबनॉर्मलिटी दिखती है, उस कंडीशन को हम डिसीज बोलेंगे। और अगर हम डिसीज को क्लासिफाई करने जाते हैं तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉन्जिनाइटल एंड अनदर इज एक्वायर्ड। अगर हम डिसीज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड डिसीज इन टू पार्ट, वन इज द कॉन्जिनाइटल एंड अनदर इज द एक्वायर्ड। डिसीज एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा पार्ट है, ऐसा इन्फेक्शन जो बॉडी में हुआ है जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मल फंक्शन आ गए हैं या हो रहे हैं, उसे हम डिसीज बोलेंगे। और डिसीज में दो टाइप होते हैं। अब हम कॉन्जिनाइटल के बारे में अगर डिस्कस करते हैं बच्चों, तो कॉन्जिनाइटल मतलब वो डिसीजेस होते हैं जो बेबी या ह्यूमन में बर्थ से ही आ जाते हैं, जन्म से ही उनके बॉडी में इस तरह के डिसीज आ जाना, उसको कॉन्जिनाइटल की कैटेगरी में डिवाइड किया है। समझ गए बच्चों? जैसे डिसीज को हमने दो पार्ट ले रहे हैं, कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड। तो कॉन्जिनाइटल जन्म से ही बच्चों में इस तरह के डिसीजेस आ जाते हैं। अब ये डिसीजेस जन्म से होने की वजह एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर हेरिडिटरी हो सकता है। एक तो वो जन्म से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है या फिर हेरिडिटरी की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है पेरेंट्स में पहले से ही कोई डिसीज हो और वही डिसीज कॉमनली कैरी होके बेबी में आ गया हो, या फिर ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो गया हो जिसकी वजह से ये डिसीज हो गया हो। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्जिनाइटल, जो जन्म से ही फ्रॉम बर्थ है, ऐसे डिसीज को बोलेंगे कॉन्जिनाइटल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हमारा एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड ऐसे डिसीज होते हैं जो लाइफ टाइम में ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं या बॉडी उसको एक्वायर्ड कर लेती है। ऐसे डिसीजेस मतलब ह्यूमन में वो जन्म से नहीं है, ह्यूमन नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ टाइम बढ़ रहा है, आगे जा रही है लाइफ, उस समय में ह्यूमन में ऐसे डिसीजेस एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम दो टाइप देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी हम दो टाइप देख सकते हैं। पहला है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। पहला है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। ऐसे डिसीजेस जो लाइफ में हमारे बॉडी में आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो हो गए एक्वायर्ड। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस जनरली इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकते हैं
इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में किसी तरह के इन्फेक्शियस मटेरियल आने के बाद प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे डिसीजेस हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे द्वारा दूसरे नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो उन्हें कहा गया है कम्युनिकेबल डिसीजेस। अभी इन्फेक्शियस डिसीज में कई डिसीजेस होते हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले कई ऐसे ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से बॉडी के नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये हो सकते हैं इन्फेक्शियस, जो किसी वेक्टर, किसी पैरासाइट, किसी पैथोजन, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले डिसीजेस को हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे द्वारा ट्रांसफ़र किसी और नॉर्मल बॉडी में हो सकते हैं और उसे भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिसीजेस बोला गया है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कोरोना डिसीज या कोविड-19, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड टाइप है हमारा नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कम्युनिकेट नहीं हो सकता। इसमें दो डिसीजेस हो सकते हैं, एक तो इन्फेक्शियस हो सकते हैं या सेकंड नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देख सकते हैं तो कैंसर एक बहुत बढ़िया डिसीज है। दूसरा डायबिटीज़, ये भी एक डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं और ह्यूमन को उनके बॉडी में एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होते। ऐसे डिसीज है कैंसर, डायबिटीज़, तो इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखे डिसीज की डेफिनेशन, फिर देखे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जिसमें हमने देखे कॉन्जिनाइटल, एक्वायर्ड, कॉन्जिनाइटल फ्रॉम बर्थ होने वाले डिसीजेस, एक्वायर्ड लाइफ टाइम में होने वाले डिसीजेस, जिसमें दो टाइप हम देख सकते हैं। एक देख सकते हैं कम्युनिकेबल, दूसरे देख सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस इन्फेक्शियस हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते और उनमें हम कैंसर, डायबिटीज इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरह से एक पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक तो वेक्टर एक ऐसा पार्ट होता है जो ये डिसीजेस आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है। वेक्टर में हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉस्किटो, सेकंड हाउस फ्लाई, थर्ड कॉकरोच, फोर्थ रैट। इस तरह के ये डिसीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने वाले जो है इंसेक्ट और एनिमल्स, इनको हम वेक्टर करके कंसिडर करेंगे। ये वेक्टर इसीलिए कि ये अपने बॉडी में या बॉडी सरफेस पे इस तरह के पैरासाइट्स, पैथोजेंस को कैरी करके लेके जाते हैं और ह्यूमन में बॉडी में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना मतलब एक तो वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को बाइट करके उनके बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर वो उनके फूड, वाटर को कंटेमिनेटेड करके उनके बॉडी में इस तरह के इन्फेक्शियस मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मॉस्किटो में हमने देखे कि 3 तरह के मॉस्किटो जनरली पाए जाते हैं। वो मॉस्किटो है एनाफिलिस। एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है। प्लाज्मोडियम नाम का ये जो पैरासाइट है, ये मॉस्किटो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसफ़र करके उनको मलेरिया जैसा डिसीज दे सकता है। सेकंड मॉस्किटो हम देखते हैं वो है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो अपने बॉडी में राउंड वर्म के पैरासाइट कैरी करके
एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको फिलेरियासिस जैसा डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं एडिस। एडिस नाम का यह मॉस्किटो है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर सकता है डिसीज, और वो डिसीज हो सकता है डेंगू। तो ये 3 मॉस्किटो है जो इस तरह के डिसीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हाउस फ्लाई, ये हमारे फूड, हमारे वाटर को कंटेमिनेटेड करते हैं और इससे ये डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। कॉकरोच आल्सो इन्फेक्टेड अवर फूड, अवर वाटर एंड प्रोड्यूस diseases. Rat also infected our food, water, cloth, disease and transfer diseases. तो इस तरह के ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ये डिसीजेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह के डिसीजेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये प्रोड्यूस करने वाले जो है इनको कॉजेटिव एजेंट बोला जाता है, इनको कॉजेटिव एजेंट बोला जाता है। कॉजेटिव एजेंट मतलब वो पैथोजेंस और पैरासाइट जो हमारे बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कॉजेटिव एजेंट बोलेंगे। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट आर देयर। नंबर 1 पैरासाइट, तो वो है फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें आते हैं। पैथोजेंस, डिसीज प्रोड्यूस पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस। तीसरा वर्म्स, स्पोर्स। इस तरह के कई ऐसे कॉजेटिव एजेंट होते हैं जो वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम अभी 1 बाय 1 वो डिसीजेस देखेंगे जो इनके द्वारा होते हैं और किस तरह से वो हमें इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा पहला डिसीज़ है वो है मलेरिया। Malaria is the infectious disease caused by parasite Plasmodium. मलेरिया इन्फेक्शियस डिसीज है और प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होने वाला डिसीज है। ये डिसीज स्प्रेड करता है, द वेक्टर नेम इज मॉस्किटो एनोफिलिस। मॉस्किटो एनोफिलिस, ये वाला मॉस्किटो हमारे बॉडी में मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसफ़र करता है। कॉजेटिव एजेंट, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ये मेन कॉजेटिव पैरासाइट है जो मलेरिया डिसीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ और 3 स्पेसीज पाए जाते हैं। नंबर 2 पे है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ये अदर 3 स्पेसीज है जो मलेरिया जैसे डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें कॉमनली जो पाया जाता है पैरासाइट वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, और सेकंड नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये भी पाया जाता है लेकिन एज कम्पेयर टू फाल्सीफेरम कम पाया जाता है, और ये 2 जो होते हैं ओवेल और मलेरी ये रेयर पाए जाते हैं। इस तरह के 4 स्पेसीज इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाल्सीफेरम, उससे कम वाइवेक्स, फिर ये दोनों उससे भी कम क्वांटिटी में डिसीज प्रोड्यूस करते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो 4 स्पेसीज हमने देखे पैरासाइट के,
मलेरिया पैरासाइट के, और वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। वेक्टर मॉस्किटो एनाफिलिस। अब ये जो मलेरिया डिसीज प्रोड्यूस होता है, इसमें मेन थिंग है कि ये जो मॉस्किटो होते हैं ये एक तरह से पैरासाइट ही होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनको अपने आप को फीड करने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करके उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। लेकिन वो मॉस्किटो जो ह्यूमन को बाइट कर रहा है, अगर वो पहले से ही इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो तो उसके सलाइवा में इस पैरासाइट के स्पोरोजाइट्स प्रेजेंट रहेंगे, और वो स्पोरोजाइट ड्यूरिंग ब्लड सकिंग उसके सलाइवा से ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे। अब इसमें ये होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है, इसके दो साइकिल है। एक साइकिल मॉस्किटो के बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस करता है, और दूसरा सेकंड साइकिल ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो पैरासाइट है ये मॉस्किटो और ह्यूमन के बॉडी के अंदर अपने आप को चेंजेस करता है। तो जैसे ही मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं साइक्लिक देखते दो पार्ट में, एक हम इसको मॉस्किटो में डिवाइड करते हैं और दूसरा ह्यूमन में, तो इसका साइकिल दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता है। जैसे अगर मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को तो उसके सलाइवा में हमें मिलेगा स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट ह्यूमन को बाइट करते बराबर ह्यूमन के ब्लड में आ जाएगा, ह्यूमन के ब्लड में आ जाएगा। जैसे ही वो ह्यूमन के ब्लड में आ गया, स्पोरोजाइट्स एंटर हो जाएगा लीवर में, और वो चला जाएगा लीवर में। कहाँ चला जाएगा? लीवर में, जहाँ पे उसके साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद ये स्पोरोजाइट का कन्वर्शन मेरोजाइट्स में हो जाएगा। स्पोरोजाइट्स का कन्वर्शन मेरोजाइट्स में हो जाएगा, और वापस ये मेरोजाइट्स फिर से ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में स्पेशली आरबीसी में आ जाएगा, और आरबीसी के अंदर वो फिर से मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद उसका कन्वर्शन हो जाएगा जायगोट में, और वो आरबीसी को रप्चर करके बाहर ब्लड में आ जाएगा जायगोट फॉर्म में। वापस कहाँ पे आ जाएगा? ब्लड में, जायगोट फॉर्म में। पहले मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजाइट है, मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, उसके सलाइवा का स्पोरोजाइट ह्यूमन के ब्लड में आ गया। ब्लड में जो स्पोरोजाइट है ब्लड थ्रू लीवर में चला गया, लीवर में उसका कन्वर्शन, स्पोरोजाइट का कन्वर्शन मेरोजाइट्स में हो गया। ये मेरोजाइट्स वापस ब्लड में आ गए और ब्लड में आरबीसी के अंदर चले गए। आरबीसी में आयरन और हीमोग्लोबिन की मदद से उनमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, चेंजेस प्रोड्यूस हो गए, और उसका कन्वर्सन किस में हो गया? जायगोट में। अब वो जायगोट आरबीसी को रप्चर करके, ब्रेक करके ब्लड में आ गए। अब इस स्टेज में हमें मलेरिया के सिम्टम्स शो होना चालू हो जाते हैं, जैसे फीवर, चिल सेंसेशन, बॉडी पेन, वीकनेस, हेडेक। इस तरह के सिम्टम्स हमें इस स्टेज में दिखना चालू होते हैं। अब इसी स्टेज में ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में ये जायगोट है, उसी समय अगर कोई नॉर्मल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो ये जायगोट एंटर करेगा कहाँ पे? गट में। गट में ह्यूमन बॉडी से जायगोट एब्सॉर्ब किया मॉस्किटो ने। वो मॉस्किटो ने एब्सॉर्ब करने के बाद ब्लड के साथ साथ ये जायगोट भी मॉस्किटो के गट में या फिर इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका फिर से कन्वर्शन हो गया किसमें? ओसीड्स में। ओसीड्स में कन्वर्शन होने के बाद ये जायगोट द्वारा एग्स बन गए। मतलब ओसीड्स क्या है? एग्स है। किसके एग्स है?
पैरासाइट के, किसके, फाल्सीफेरम के या प्लाज्मोडियम पैरासाइट के ओसिड्स है। अब ये ओसिड्स वापस ब्रेक होते हैं और इनका कन्वर्शन फिर से हो जाता है स्पोरोजाइट में, और ये स्पोरोजाइट्स वापस मॉस्किटो के सलाइवा में आ जाते हैं। पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया था, बाद में नॉर्मल मॉस्किटो ने बाइट किया। अब जैसे ही नॉर्मल मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि उसके बॉडी में जायगोट चले गए, जायगोट उसके इंटेस्टाइन में चेंजेस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और उनका कन्वर्सन किस में हो गया, ओसिड्स में। ओसिड्स ब्रेक हो गए और स्पोरोजाइट्स प्रोड्यूस हो गए। ये प्रोड्यूस हुए वाले स्पोरोजाइट्स वापस सलाइवा में आ गए मॉस्किटो के। अब वो नॉर्मल मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो वापस किसी नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करेगा और इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। मतलब एक मॉस्किटो ने इस पैरासाइट को एक ह्यूमन में डाला, एक ह्यूमन से दूसरे मॉस्किटो में गया, दूसरे मॉस्किटो से तीसरे ह्यूमन में गया, तीसरे ह्यूमन से चौथे मॉस्किटो में गया। इस तरह से ये इसका साइकिल चलता रहेगा और मॉस्किटो द्वारा नॉर्मल ह्यूमन को इन्फेक्टेड करते जाएंगे और मलेरिया प्रोड्यूस होते जाएगा। तो ये है मलेरिया साइकिल। अब इसमें हम देख रहे हैं सिम्टम्स। तो मैंने आपको सिम्टम्स अभी थोड़ी देर में बताए थे। तो सिम्टम्स में हम देखते हैं चिल सेंसेशन, बॉडी पेन, फीवर, वीकनेस, इस तरह के कई सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और पेशेंट को मलेरिया है इसी सिम्टम से पता लग जाएगा। तो हमने अभी देखे सिम्टम्स, अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी से हम इस पूरे पैरासाइट को निकाल सकते हैं। उसके लिए क्यूनिन है, उसके बाद क्लोरोक्विन है, उसके बाद आर्टिसुनेट है। इस तरह के 3 टाइप के ड्रग अलग अलग स्टेज में देने के बाद के पैरासाइट उन ह्यूमन बॉडी से हम रिमूव कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं क्यूनोलिन, क्लोरोक्विन, और तीसरा है आर्टिसुनेट। इस तरह के ड्रग देके हम मलेरिया के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मलेरिया ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डिसीज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अभी हमारा नेक्स्ट डिसीज है वो है अमोबियासिस। Amoebiasis. It is also contaminated disease, and this disease can be transferred by infected food and infected water. So this is the transfer by infected water. Infected water. It is a infectious disease. And the causative agent Entamoeba histolytica. The causative agent of amoebiasis is the Entamoeba histolytica. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है और ये वाटर द्वारा ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और ह्यूमन इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे डायरिया, ओमिटिंग, वाटर स्टूल,
abdominal pain like this। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाने के बाद उस ह्यूमन इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है और जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, डायरिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री, वाटर स्टूल, एब्डोमिनल पेन। अब ऐसे डिसीज में इस एम्टा अमीबा को एक तो किल करना है या फिर बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसके ट्रीटमेंट में ड्रग लिया जाता है मेट्रोनिडाज़ोल एंड सेकंड टिनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल और टिनिडाज़ोल ऐसे दो ड्रग्स इस इन्फेक्शियस एजेंट को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो डिसीज का नाम है बच्चों अमोबियासिस। इस डिसीज में एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमारे बॉडी में वाटर, इन्फेक्टेड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड से बॉडी के अंदर आता है, इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेट्रोनिडाज़ोल और टिनिडाज़ोल जैसे ड्रग्स देके इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट डिसीज है वो है एस्कारियासिस। This is also infectious disease caused by worm। कॉजेटिव एजेंट है राउंड वर्म, जिसका नाम है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। कॉजेटिव एजेंट है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। ये एक राउंड वर्म होता है जो मेल फीमेल दोनों एक साथ पाए जाते हैं और इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड वाटर या ओरल फैको रूट द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे ये कॉजेटिव एजेंट कई लाखों की क्वांटिटी में अंडे देते हैं और वो अंडे ब्रेक होने के बाद लाखों की क्वांटिटी में दिस राउंड वर्म हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जिसके द्वारा एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह के वाटर स्टूल विद ब्लड, इस तरह के सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं। और साथ में स्टूल में इस तरह के राउंड वर्म भी आना चालू हो जाते हैं ड्यू टू द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वर्म प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो इस तरह से बच्चों ये राउंड वर्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, जिसका नाम है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। दिस इज द राउंड वर्म और इसके द्वारा होने वाले डिसीज का नाम है एस्कारियासिस। नाम है एस्कारियासिस। अब हम इसमें सिम्टम्स देखते हैं। डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड इन स्टूल, पेन एंड राउंड वर्म फाउंड इन स्टूल। और इसके ट्रीटमेंट के लिए बच्चों मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल ये ड्रग से इस डिसीज को ट्रीट किया जाता है। इनके द्वारा इस कॉजेटिव एजेंट को, जैसा का नाम है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स, को किल करके बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो सेकंड डिसीज है हमारा एस्कारियासिस, जिसका कॉजेटिव एजेंट है राउंड वर्म एस्कारिस
लम्ब्रिकॉइड्स जो ओरल फोक्योर रूट से हमारे बॉडी में या इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड फूड द्वारा हमारे बॉडी में आता है, इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और जहाँ वो एक दिन में करीब करीब 2 लाख अंडे देता है और जिसकी वजह से लाखों की क्वांटिटी में राउंड वर्म हमारे बॉडी में आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके द्वारा डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड इन स्टूल, पेन, राउंड वर्म, फाउंड इन स्टूल जैसे सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट हम मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल जैसे ड्रग्स देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज देखते हैं बच्चों कंटिन्यू में। तो अभी हमारा नेक्स्ट डिसीज है वो है फिलारियासिस। इसको अनदर नेम है वो है एलिफंटियासिस, हत्ती रोग। कॉमनली इसको हत्ती रोग बोलते हैं। दिस इज आल्सो इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वर्म नेमाटोड्स। वर्म नेमाटोड्स, वर्म नेमाटोड। कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है? कॉजेटिव एजेंट का नाम है बच्चों यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। कॉजेटिव एजेंट का नाम है यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। दिस इज द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वर्म नेमाटोड्स। उसका नाम है यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। और ये जो डिसीज है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर का नाम है मॉस्किटो क्यूलेक्स। मॉस्किटो क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो क्यूलेक्स अपने बॉडी में वर्म नेमाटोड को लेके जाता है और जब ह्यूमन को बाइट करता है तब अपने बॉडी के इन्फेक्टेड एजेंट को, कॉजेटिव एजेंट को ह्यूमन बॉडी में छोड़ देता है। जब ह्यूमन बॉडी में इस तरह का मटेरियल आ जाता है जिसका नाम है यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी, ये वर्म नेमाटोड ह्यूमन बॉडी के लिम्फेटिक पार्ट में चला जाता है। वहाँ पे लिम्फेटिक नोड में, लिम्फेटिक टिश्यू में जाने के बाद स्पेशली लेग्स या हैंड के, स्पेशली लेग्स और हैंड के लिम्फ नोड, लिम्फ टिश्यू में जाने के बाद वहाँ की स्किन को ठीक कर देता है, लिम्फेटिक टिश्यू को स्वेल कर देता है, वो हार्ड और टफ बन जाते हैं और जिसकी वजह से लेग का साइज बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसलिए इसको बोला है एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है? एडिमा प्रोड्यूस होता है, टिश्यू स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, स्पेशली लिम्फेटिक टिश्यू स्वेलिंग, थिकनेस ऑफ स्किन प्रोड्यूस होता है और इसी डिसीज को बोला है एलिफेंटियासिस फिलारियासिस, विच इज कॉज्ड बाय वर्म नेमाटोड। नेम इज द यूचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। तो हम इसमें अभी देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पहला है in legs due to thickness of skin and edema. Second, largesse of lymphatic tissue and nodes of legs. This is the symptoms of filariasis. Mode of transmission by mosquito culex. This parasite easily transfer from one person to another. Now this type of infection produce various kind of severity in human body and treatment of this disease is prolonged treatment diethyl
कार्बामैजिन ट्वाइस डेली फॉर दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फिलारियासिस। तो बच्चों, हमने अब तक जो भी डिसीज़ देखे हैं वो सभी कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीज़ थे, जिनको बॉडी में मोड ऑफ ट्रांसफ़र करने के लिए कोई वेक्टर होते थे जिनके द्वारा हमारे बॉडी में वो ट्रांसफ़र होते थे। जैसे मॉस्किटो एक वेक्टर हो गया, साथ में हाउस फ्लाई भी एक वेक्टर है, कॉकरोच भी एक वेक्टर है जो हमारे फूड को, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं और जिसके द्वारा हमें इस तरह के इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो इन तरह के डिसीज़ हमें ना हो, इसलिए हमें प्रिवेंशन कंट्रोल करना चाहिए। एक, हमें मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मॉस्किटो हमें बाइट ना कर सके। सेकंड, हमारे आजू बाजू के परिसर में जहाँ भी पानी स्टोर है वो स्टोर पानी को फेंक देना है ताकि मॉस्किटो अपने लार्वा वहाँ ग्रोथ ना कर सके। थर्ड, अगर हमारे पास ऐसा पानी सोर्सेस है जिसमें मॉस्किटो ग्रोथ हो सकते हैं तो गम्बीसा नाम के जो फिश होते हैं, इस फिश द्वारा हम मॉस्किटो के लार्वा को किल कर सकते हैं। साथ में हमारे घर में एंटी इंसेक्ट स्प्रे करना चाहिए, जैसे जिनके द्वारा कॉकरोच और हाउस फ्लाई हमारे घर में ना डेवलप हो और हमें कोई डिसीज प्रोड्यूस ना करे। ठीक है बच्चों, तो हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।